हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन रेस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव ए डिस्कशन अबाउट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 और सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, IPR जिनको मैं बोल सकता हूँ। ये 1956 में क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। मेनली इसको एक्सेप्ट किया गया था 30 अप्रैल 1956 या 30 अप्रैल 1956 को इसको एक्सेप्ट किया गया। और इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के जो बेसिस थे वो मुझे प्रोवाइड कराए थे ल्यूपोल्स ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। याद रखना, जो ल्यूपोल्स थे किसका, सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसका। उसने मुझे वो बेसिस दिए कि मुझे फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बाद सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी मुझे अडॉप्ट करनी पड़ी, मुझे इसको इंप्लीमेंट करना पड़ा, मुझे इसको लागू करना पड़ा। ठीक है। नाउ व्हाट इज द मेन इंपैक्ट ऑफ सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन? द फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री विच नाउ क्लासीफाई इन 3 शेड्यूल्स। द शेड्यूल ए बिलोंग टू द पब्लिक सेक्टर। अगर बात करें पब्लिक सेक्टर, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था व्हाट डज इट मीन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर स्टैंड फॉर एनी इंडस्ट्री विच इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और हैविंग 100% कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। अंडर द सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट हैज एक्सपेंड द क्राइटेरिया ऑफ पब्लिक सेक्टर और एक्सपेंड द कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री या कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर। टोटल यहाँ पे जो मेरे पास इंडस्ट्री थी वो कितनी थी, 18 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के अंदर आती थी सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके अंदर अपने आप को एक्सपेंड किया। यानी इन 18 इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग जो भी इंडस्ट्रियल डिसीजन थे या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली किसकी थी, गवर्नमेंट की। यानी यहाँ पे मेनली उन इंडस्ट्रीज को कंसिडर किया जो सीधे सीधे डील करती हैं किसके साथ, इंडियन इकोनॉमी के रेवेन्यू जनरेशन का, जिनमें मेन कंट्रीब्यूशन था, प्लस जिनका सोशल वेलफेयर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था। यहाँ पे टोटल 18 इंडस्ट्री को कंट्रोल किया, जिसमें हैवी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, कंज्यूमेबल गुड्स हैं। उनकी लिस्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन टोटल मुझे याद रखना कि 18 इंडस्ट्री कैसी थी जो पब्लिक सेक्टर में आती थी अंडर द इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री शेड्यूल बी विच इज नोन एज प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। यहाँ पे टोटल कितनी थी मेरे पास, 12। यानी शेड्यूल बी जो था, जहाँ पे मैं बात करता हूँ कॉम्बो की, जहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर कंट्रोल करते हैं, उसमें टोटल मेरे पास कितनी इंडस्ट्री थी, 12 इंडस्ट्री थी। ये वो इंडस्ट्री हैं जिनका सीधे तौर पे मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है सोशल वेलफेयर के साथ, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इनका भी बहुत ज़्यादा है इन रेस्पेक्ट टू द GDP ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी एक वाइटल रोल ये भी प्ले करते हैं। ठीक है। लेकिन फिर वही बात आती है कि विदाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन और एडवोकेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ दिस सेक्टर यू कैन नॉट इमेजिन द पाथ ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ज़रूरी ये था कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मैं दोनों को साथ लेके चलूं, और ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मेरा मेन की पॉइंट था। और यहाँ भी मैंने इन दोनों को कंट्रोल करे रखा, बट सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ इंडस्ट्री ये थोड़ा सा चेंज हुआ। यहाँ पे पहले कम इंडस्ट्री थी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर में, अब यहाँ पे ज़्यादा होगी। यानी वो एरिया क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, नंबर ऑफ इंडस्ट्री क्या होगी, ज़्यादा गवर्नमेंट के पास आ गई, ज़्यादा इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगी। यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, इंक्रीज कर ली, इनहेंस कर ली इन रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में टोटल कितनी थी, 12 इंडस्ट्रीज थी। लेकिन यहाँ कंट्रोल को थोड़ा सा लूज रखा गया। यानी यहाँ जो इंडिविजुअल इंडस्ट्री थी उनको गवर्नमेंट लगातार अपॉर्चुनिटी देती रहती थी कि आप अपने आप को क्या करें, डेवलप करें। इफ़ यू नीड एनी फाइनेंशियल एक्सेलेरेशन, एनी फाइनेंशियल पुश रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री विच इज कम एट अंडर द शेड्यूल बी ऑफ द सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। तो इनको लगातार अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने दी, लेकिन कंट्रोल इनके ऊपर अभी भी गवर्नमेंट ने रखा कि जब भी डिसीजन लेने की बात आएगी तो थोड़ा सा हम आपके डिसीजन को क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि आप किस में आते हैं, शेड्यूल बी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। टोटल इंडस्ट्री कितनी थी यहाँ पे, 12। नाउ टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल सी, शेड्यूल सी का मतलब प्राइवेट सेक्टर ऊपर 18, शेड्यूल ए में टोटल 18 इंडस्ट्रीज थी, शेड्यूल बी में यहाँ पे टोटल 12 इंडस्ट्री थी। तो इनके बाद जो कुछ बच गया वो किस में गया, प्राइवेट सेक्टर में। यानी जो वाइटल पॉइंट थे या जो मेन इंडस्ट्री थी उनको गवर्नमेंट ने क्या किस में रखा, शेड्यूल ए में रखा कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे। कुछ जो इतनी वाइटल नहीं थी लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थी उनको शेड्यूल बी में रखा। ठीक है, कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो, थोड़ी हम ले लेंगे, दोनों मिलके क्या करेंगे, डेवलपमेंट की तरफ इंडियन इकोनॉमी को लेके चलेंगे। इनके बाद जो वाइटल नहीं थी या जिनमें मैं कहूँ कि थोड़ा सा मुझे इतना इंपॉर्टेंस जिनको नहीं देना था, या मैं कहूँ इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट की जो
स्पीड है या ग्रोथ रेट है उसको इतना ज़्यादा ये इम्पैक्ट नहीं करती थी, उनको मैंने फ्री हैंड रखा और टोटली किसको हैंड ओवर कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को, जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका रहता था, प्राइवेट लोगों का, प्राइवेट ओनरशिप जिसकी रहती थी। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। अब यहाँ ये एक ऐसा स्टेप था जिसने एक तरह से पूरा जो सिस्टम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। ठीक है, कि जब आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दिया शेड्यूल ए में क्या होगा, शेड्यूल बी में क्या होगा, शेड्यूल सी में क्या होगा, तो यहाँ तो फ्री हैंड था, कोई दिक्कत नहीं थी, भैया मेरे पास इंडस्ट्री है, मैं इस्टेब्लिश करूँगा, मुझे ही कंट्रोल करना है बीइंग एन गवर्नमेंट। लेकिन बाकी जो सेक्टर थे टोटल जिसमें बात करूँगा शेड्यूल बी और सी, अगर यहाँ कोई इंडस्ट्री आपको इस्टेब्लिश करनी है, irrespective of the fact whatever the amount of investment which is required for the establishment of that particular industry, इसको कंसिडरेशन ना देते हैं, इसको वैल्यू ना देते हैं, गवर्नमेंट ने क्या अप्लाई किया कि यहाँ हम एक लाइसेंसिंग पॉलिसी अप्लाई कर देते हैं। एक सिस्टम हमने ऐसा डेवलप कर दिया कि इफ़ यू वांट टू एस्टैब्लिश ए इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री इन द इंडियन इकोनॉमी और इन द limitation of Indian economy, in that case you need to get a prior permission from the government, you need to get a license from the government with a process। तो यहाँ क्या था, इस सिस्टम को डेवलप करने के पीछे जो मेन एस्पेक्ट था गवर्नमेंट का, उसमें मेनली कंसिडर करूँ तो पहला सेट प्रायोरिटीज ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग को हमने कंसिडर किया था, जो डेवलपमेंट की प्लानिंग के लिए डिसीजन लिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ प्रायोरिटी मुझे कंसिडर करनी थी कि भैया देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते पूरी तरह, लेकिन अगर आपको इस्टेब्लिश करना है देन यू विल हैव टू फुलफिल द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ क्या था, इकोनॉमिक प्लानिंग में मुझे प्रायोरिटी कंसिडर करनी थी, इसलिए मैंने डेवलप किया इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम को। सेकंड पॉइंट पे बात करें, टू कीप द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द सेटअप। अब सेटअप की बात करें, गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं भैया, आप ऐसा करो यहाँ से इंडस्ट्री ले जाके कहाँ लगा लो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगा लो, तो वो कहेंगे हम क्यों माने। ठीक है, तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास सॉल्यूशन क्या है, इफ समवन इज डिनाइंग द फैक्ट, denying the order of the government, in that case what kind of tools government have to control over it, in that case the development of industrial licensing is create a very vital impact कि if you are not following the order of the government or if you are not supporting the government, in that case आपका लाइसेंस क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए क्या था कि कंट्रोल सेटअप के ऊपर मुझे करना था, इसलिए डेवलप किसको किया है कि ऐसा सिस्टम मैंने बना दिया जिसके तहत वो इंडस्ट्री पूरी तरह ना तो मेरे कंट्रोल से बाहर जाए और ना ही मेरी तरह पूरी तरह मेरे पास कंट्रोल में रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जो रिसोर्सेज, वायलेबल रिसोर्सेज थे या जो स्केर्स रिसोर्सेज थे उनकी मैं बात करूँ, उनका प्रॉपर मुझे यूटिलाइजेशन मेक श्योर करना था। और उस यूटिलाइजेशन को मेक श्योर करने के लिए मतलब लिमिट मुझे फिक्स करनी थी, भैया इतना आप बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स जितनी डिमांड इकोनॉमी में है आप उस तक प्रोडक्शन करें, एक्सेस प्रोडक्शन आप करेंगे, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो डूइंग द एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज विच इज ऑलरेडी स्केयर इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। तो ये सिस्टम एक टूल था, एक टेक्निक या टूल एक ऐसा जिससे या मैं ये मेक श्योर करूंगा बीइंग एन गवर्नमेंट कि जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं उनका एक्सेस यूटिलाइजेशन किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए ना हो, अगर वो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए हो रहा है इन दैट केस कुछ एक्सेप्शन है उनके लिए अलाउ किया जा सकता है। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्रियल इनइक्वालिटी। अब यहाँ इंडस्ट्रियल इनइक्वालिटी का मतलब क्या था, फिर वही बात आती है कि कहाँ इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी, इसका डिसीजन हम लेंगे। ठीक है, आप वहाँ पे किसी पर्टिकुलर जोन में, पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू विल हैव टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द रूल्स रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यू विल हैव टू फॉलो द रूल रेगुलेशन रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री विच इज सजेस्टेड बाय द गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ क्या करता है, रीजनल इनइक्वलिटी हमेशा से कंसिडरेबल इशू रहा है जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, या जो स्टोरी है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी उसमें बार बार हम कंसिडर करेंगे रीजनल अनइक्वलिटी। इनइक्वलिटीज़ का मतलब एक जो क्षेत्रीय भेदभाव जिसको मैं आम भाषा में बोल सकता हूँ, उसको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना था, एक सिस्टम ऐसा अडॉप्ट करना था जिसके तहत ये मैं तय करूँ कि किसी इंडस्ट्री को कहाँ इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ऑलरेडी इंडस्ट्री ज़्यादा है, वहाँ पे एक्सेस है, तो वहाँ मैं लाइसेंसिंग का सिस्टम क्या करूँगा, बंद कर दूंगा, वहाँ पे फर्दर लाइसेंसिंग इशू नहीं होगी। और मुझे लगता है कि किसी एरिया में इंडस्ट्री कम है, यानी वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा एस्टैब्लिश होनी चाहिए, तो वहाँ पे मैं वेरियस काइंड ऑफ टूल इस्तेमाल कर इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिनको अप्लाई किया जा सकता है। दैट मीन्स हम चाहें तो उनको टैक्सेशन में रिबेट दे दें या फिर उनको हम सब्सिडी प्रोवाइड करा दें, देन उसके बाद लाइसेंसिंग का सिस्टम अलाउ करा दें। उनको ये भी कह सकते हैं भैया आप काम कीजिए, हम 5 साल तक आपके ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं डालेंगे, आपसे कोई भी टैक्सेशन वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह के जो डिसीजन थे वो इस टूल के तहत इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम के अंदर लिए जाने लगे, उसका इम्प्लीमेशन या इम्पैक्ट मेक श्योर किया गया अंडर द इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम ऑफ इंडिया।
मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल कंसेशन। अब कंसेशंस का मतलब क्या होता है? कंसेशंस का मतलब क्या होता है कि एक तरह का रिबेट, एक तरह की छूट। बीइंग ए गवर्नमेंट, अगर आप चाहते हैं कि कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे या फिर हमारे हिसाब से काम करें, हम बताएंगे आपको इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होगी, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करके क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट की जो एस्पेक्ट है इंडियन इकोनॉमी का या उस डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन, जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हो। तो इसके लिए इस्टेब्लिश किया गया इंडस्ट्रियल कंसेशन, जिसके तहत कुछ एरियाज़ में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ कंसेशन वगैरह प्रोवाइड कराए गए। ठीक है, जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स थे या मैं कहूँ जो रीजनल अनइक्वलिटी की बार बार हम बात करें, जहाँ पे डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं था, लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जहाँ पे ज़्यादा नहीं थी, तो वहाँ पे मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करना था, मोटिवेट करना था कि भैया वहाँ पे जाके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, और उनके वहाँ के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे क्या होंगे, वो एरिया क्या होंगे, डेवलप होंगे, क्योंकि किसी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं वहाँ पे वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह, इन चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं, जिनका इंपैक्ट लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे आएगा अगर हम बात करें उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने की परमिशन गवर्नमेंट देती है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशन। और इसमें हम बात करेंगे टैक्स बेनिफिट। मैंने अभी कंसिडर किया टैक्स बेनिफिट, टैक्स का बर्डन आपके ऊपर नहीं होगा। अब 10 साल, 20 साल, 5 साल फ्री हैंड होके काम कीजिए, कोई टैक्सेशन का बर्डन आपकी तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि किसी इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश होने से वहाँ पे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। तो यानी अगर इस तरह का वेलफेयर वहाँ पे उस एरिया को मिल रहा है, वहाँ की सोसाइटी को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो कि जो गवर्नमेंट को एफर्ट करने थे वो एफर्ट उस इंडस्ट्री ने वहाँ पे जाके किए, तो ऐसे में गवर्नमेंट का काम उस इंडस्ट्री ने कर दिया, तो उसको टैक्स बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड किए जा सकते हैं, या फिर उनको मोटिवेट करने के लिए टैक्स बेनिफिट मैं दे सकता हूँ। और दूसरा जो एस्पेक्ट है उसको हम कंसिडर करते हैं सब्सिडी में। सब्सिडी, टैक्स सब्सिडी, इनके बारे में बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक सब्सिडी मतलब एक तरह का फाइनेंशियल बैकअप मैं कह दूँ, एक तरह से फाइनेंशियल रिबेट मैं कह दूँ, ठीक है, वो कहलाता है सब्सिडी। इन दोनों टैक्स बेनिफिट या सब्सिडी प्रोवाइड कराने का मेन जो एस्पेक्ट था, गवर्नमेंट चाहती थी कि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहाँ पे उस स्पेशल एरिया में वो अपनी इंडस्ट्री डाल रहे हैं, उनको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, तो उनको लगातार मोटिवेट करना, उनको लगातार क्या करना, उनकी प्रायोरिटी को इन्हेंस करना, ये गवर्नमेंट का कोर मोटिव था अंडर द सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, क्योंकि गवर्नमेंट रीजनल इनइक्वलिटी को ख़त्म करना चाहती थी। इसलिए क्या किया, ये जो इंडस्ट्रियल कंसेशन है सरकार ने सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत फ्यू या स्पेशल जो एरियाज थे उसमें इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए प्रोवाइड कराया, जिसमें मेनली टैक्स बेनिफिट और सब्सिडीज को इंक्लूड किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, या मैं कहूँ जो इकोनॉमिक रिजोल्यूशन आए, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इनका थोड़ा सा एस्पेक्ट मुझे इस चैप्टर में कंसिडर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।